तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के छठे एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड की वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा और केंचो को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर अकीरा को 1 करोड़ रुपए का गोल्ड वॉच मिलती है, जिसे अकीरा अपनी सैलरी से तो कभी नहीं खरीद सकता था। वहीं केंचो को एक और महंगी वॉच दिखती है और ये उन्हें पहनकर फोटो क्लिक करते हैं और गोल्ड वॉच पहनने वाली लाइन को अकीरा अपनी लिस्ट में से काट देता है। रात में इन्हें पता चलता है कि टंकी का पानी ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही अब पूरे शहर की बिजली चली गई है, क्योंकि सारे पावर स्टेशन बंद हो गए होंगे। क्योंकि केंचो का मोबाइल अब भी चार्ज था, पर बिना इंटरनेट के वो उनके किसी काम नहीं आता। शायद अब इस शहर में ये दोनों ही जिंदा बचे हैं और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। अकीरा सोचने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो खेती करना शुरू कर दे या फिर चाउमीन की दुकान खोल ले, पर उसे खरीदेगा कौन? वैसे भी अब अकीरा को जॉब नहीं करनी है। तभी इनकी नज़र खुले आसमान पे पड़ती है, जो कि सितारे से जगमगा रही थी। क्योंकि अब शहर में कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है, इसलिए इन्हें आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा था। अब इससे अकीरा को अपने गांव की याद आती है, जहां पे वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही सितारे देखा करता था। और अब ये दोनों अकीरा के गांव गुनमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पैकिंग करने लगते हैं और केंचो कहता है कि उन्हें बस ज़रूरत का सामान ही रखना है, जैसे पानी, खाना, कपड़े उन्हें दुकान से मिलते रहेंगे। वहीं अकीरा अपने बैग में सिर्फ वीडियो गेम्स ही भर लेता है, जबकि अब तो यहाँ लाइट भी नहीं है। इसके बाद अकीरा आखिरी बार अपने कमरे में देखने जाता है, जहाँ उसने अपने कॉलेज लाइफ और ऑफिस लाइफ बिताई है। इसके बाद ये दोनों टोक्यो को अलविदा करके यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा बताता है कि उसे अपने टाउन में पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब पता नहीं सड़क पर क्या हालत होगी। इसीलिए वो रास्ते में से कुछ लेना चाहता है, और वो है एक कैंपेन वैन यानी कि आरवी, जिसके अंदर में किचन, बेड, बाथरूम सब होता है। और ज़ॉम्बीज़ के माहौल में उससे बढ़िया ट्रैवल करने की चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। के बाद ये दोनों एक कैंपिंग कार को लेने के लिए शोरूम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटर करते ही उनकी मुलाकात शिजुका से होती है। शिजुका भी यहाँ वैन लेने के लिए आई थी, क्योंकि उसे भी इस शहर से बाहर निकलना है। अकीरा को यकीन नहीं होता कि वो शिजुका से तीसरी बार मिल रहा है, यानी जरूर उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अकीरा उसे भी अपने साथ उसके गाँव गुनमा चलने को कहता है, लेकिन शिजुका उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रुप में रहना ज़्यादा रिस्की होगा, जो सुनकर अकीरा को बुरा लगता है। फिर केंचो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? शिजुका उससे कहती है कि उसे ड्राइविंग करना नहीं आता है, लेकिन इमरजेंसी में उसे करना होगा। और उसने ज़ॉम्बी मूवी में देखा है कि एक आरवी ही अच्छा तरीका है ट्रैवल करने का, और उसने अब तक 100 से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मूवी देख ली है। अब ये सुनकर अकीरा कहता है कि उसने भी सेम बात कही है, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आरवी ही सबसे बेस्ट है। लेकिन शिजुका फिर उसके साथ चलने का ऑफर ठुकरा देती है। अब ये दोनों उससे कहते हैं कि उसे ड्राइविंग करना तो आता ही नहीं है, और ऐसे हालत में ड्राइविंग ज़्यादा रिस्की होता है, तो उसका फ़ायदा इसी में है कि वो उसके साथ चले। और शिजुका को भी उनकी बात सुनकर टेंशन होने लगती है, और वो उनके साथ ट्रैवल करने को मान जाती है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ एक से बढ़ के एक कैंपिंग वैन रखी हुई थी। एक वैन तो बिल्कुल टैंक जैसी लग रही थी। अकीरा और केंचो इन सभी वैन को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद उन्हें करोड़ों रुपए का लग्जरियस वैन दिखाई देता है, और दोनों उसी को लेने को बोलने लगते हैं। पर शिजुका कहती है कि ये वैन काफ़ी बड़ी है और इसमें कहीं फंस जाने का ज़्यादा रिस्क होता है। वो किसी छोटी वैन को ले चलेंगे, जिससे ऑफ रोड में भी उनको ज़्यादा फायदा होगा। दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है, और शिजुका कहती है कि ऐसे टाइम पर उन्हें अपनी पसंद के साइड में रखना चाहिए। पर तभी उनकी नज़र एक वैन पर जाती है, जिसमें बिल्कुल उसकी पसंद का इंटीरियर लगा हुआ था। केंचो और अकीरा भी समझ जाते हैं कि उसे वो वैन पसंद है। की बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने देर से चिल्ला रहे थे। अब ये लोग बिना सोचे समझे जल्दी से एक वैन में चढ़ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके साथ अकीरा का एक और ड्रीम पूरा हो जाता है। अब अकीरा और शिजुका वैन के अंदर थे। अकीरा देखता है कि हाईवे
कैफे इतना ज़्यादा खाली है। शिजुका कहती है कि ज़ॉम्बी वायरस इतनी जल्दी से फैला होगा कि लोगों को भागने का समय ही नहीं मिला होगा। ये ज़रूर कोई वायरस है जो इंसानों के दिमाग पर असर करता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने पर वो इसका कोई इलाज भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो कोई ऐसी वैक्सीन बना ले जो सभी वायरस को रोक सके तो अब भी दुनिया अब बच सकती है। अकीरा पूछता है कि दुनिया में कोई ना कोई ज़रूर इस इन्फेक्शन को रोककर दुनिया को बचाने का काम कर रहा होगा। शिजुका कहती है कि उन्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब भी जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। शाम के समय केंचो कहता है कि खाने और सोने के लिए उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में किसी ने कीलें बिछा दी थी जिससे इनकी गाड़ियाँ पंक्चर होकर रुक जाती है। अकीरा जल्दी से केंचो के पास जाता है कि उसके सिर में चोट लग गई थी। इसके पहले कि ये समझ पाते यहाँ पर कुछ लोग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और अकीरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इन लोगों का लीडर उसके ऑफिस का चीफ कोसुगी था। अकीरा को फिर से अपने ऑफिस की याद आने लगती है जहाँ कोसुगी रोज उस पर बिना बात का चिल्लाता रहता था और अकीरा को फिर से डर लगने लगता है। कोसुगी कहता है कि वो अकीरा को जिंदा देखकर बहुत खुश है क्योंकि उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए हैं, इसलिए वो आगे नहीं जा सकते हैं। वो उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर बनवा देगा और केंचो का भी इलाज करवा देगा। ये सुनकर अकीरा बहुत खुश होता है, लेकिन फिर कोसुगी कहता है कि इसके लिए अकीरा को फिर से उसके पास काम करना होगा। अब शिजुका को सब समझ आ गया था कि ये लोग पहले दूसरों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें जख्मी कर देते हैं और फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे काम करवाते हैं। कोसुगी कहता है कि अब इस दुनिया में कोई कानून नहीं है और वो दूसरे लुटेरों से बचने के लिए ट्रैप्स लगाते हैं। इनके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ आने लगे थे। कोसुगी अकीरा से कहता है कि उसके पास 2 दिन के लिए ही काम करे वरना ज़ॉम्बीज़ उसके दोस्त को खा जाएंगे। अकीरा कोसुगी और उसकी गैंग से बहुत ज़्यादा डर गया था और अपने दोस्त के लिए वो कोसुगी का शर्त को मान लेता है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए उनके पास काम करेगा। इसके बाद कोसुगी अकीरा को अपनी कंपनी में ले जाता है। असल में उसने एक जगह को अपना अड्डा बना लिया था और यहाँ पर आसरा देने के बदले लोगों से काम करवाता था, जैसे ट्रक से सामान उतरवाना, घेरा को और मजबूत करवाना। उसने यहाँ के लोगों को मजदूर बना रखा था। अकीरा तो पहले से ही कोसुगी का वफादार गुलाम है। इधर शिजुका केंचो को पट्टी बांध देती है और उसे कुछ दिनों तक आराम करना होगा। केंचो को गुस्सा आता है कि उसकी वजह से अकीरा वापस से मजदूर बन गया है और उसे ये 2 दिनों तक झेलना होगा, लेकिन शिजुका को शक था कि कोसुगी 2 दिनों के बाद भी उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। इधर ट्रक से सामान उतारते समय अकीरा के हाथों में दर्द होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई है, लेकिन फिर से वो अपनी बकेट लिस्ट वाली डायरी को देखता है। अकीरा देखता है कि सभी लोग गर्मी में काम कर रहे हैं तो वो जनरेटर को ऑन करके कुछ बियर की बोतल्स को फ्रीजर में रख देता है ताकि डिनर के समय सभी लोग ठंडी बियर पी सके। लेकिन तभी वहाँ कोसुगी आ जाता है और अकीरा को डांटने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे कोई काम करने की। कोसुगी को सामने में देखकर अकीरा फिर से डर जाता है और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। कोसुगी अकीरा को फिर से धमकाता है कि वो बिजली खर्च ना करे, लेकिन तभी कोसुगी की गैंग के लोग यहाँ आ जाते हैं और ठंडी बियर देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि कोसुगी ने आज तक उन्हें सिर्फ गर्म बियर ही पीने को दिया है। अब कोसुगी पलट जाता है और कहता है कि उसने अकीरा को कहा था कि सभी लोगों के लिए बियर ठंडी कर दे। रात वो अकीरा और उनके दोस्तों को वेलकम पार्टी देंगे और सब लोगों की मेहनत के बदले ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कोसुगी को ज्वाइन करके अच्छा किया। वहीं अकीरा देखता है कि इन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं छोड़ा है और उनका यूज़ वो लोग ट्रक खींचने के लिए करते हैं। वहीं कोसुगी कहता है कि ज़ॉम्बी सबसे अच्छे वर्कर्स हैं जो बिना कुछ समझे गुलामों की तरह काम करते रहते हैं और उनकी तरह ही अकीरा बस एक मजदूर है। उसे क्या लगा वो कोई खास इंसान है? तुम जैसे मजदूर पूरे हफ्ते बेकार खाने और सस्ती बियर के लिए काम करते हैं और किसी दिन तुम्हें ठंडी बियर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। कोसुगी ऐसे ही अकीरा को धमका कर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर अकीरा पूरी तरह से टूट चुका था। इधर केंचो कहता है कि आज अकीरा कुछ अलग लग रहा था, वो आदमी जरूर उसका पुराना बॉस होगा। इधर शिजुका को भी अपने बचपन से कुछ याद आता है और वो कहती है कि अगर किसी चीज़ का डर उनके मन में बस जाए तो वो हमेशा याद रहता है। इधर अकीरा 3 बार ज़ॉम्बीज़ की तरह मजदूरी करता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अकीरा वापस से अपने बॉस के चंगुल में फंस गया है
क्या वो उसकी कैद से आज़ाद हो पाएगा, इस बात का पता हमें अगले एपिसोड में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।